हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जन्नत सीढ़ियों पर खड़ी अपने सामने अहान और अमानत को देख रही थी। अमानत अहान से अलग हुई और बोली, सॉरी सॉरी, वो गलती से मेरा पैर लड़खड़ा गया, लेकिन आइंदा मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। तभी आरजू हंसते हुए बोली, तुम्हें अपना ख्याल रखना ही होगा, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर बच्चे की भी जिम्मेदारी है ना अमानत बच्चे। तो चलने फिरने में थोड़ा ध्यान रखो, अगर तुम गिर जाती तो कुछ भी हो सकता था। बोलते हुए आरजू ने अमानत के गाल पर अपना हाथ रख दिया था। वहीं अमानत हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद इस बच्चे की वजह से उसे सबकी नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन सब उसकी केयर कर रहे थे। खासकर अहान की तरफ देखते हुए तो उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। जन्नत अहान और अमानत की तरफ देखते हुए खुद से ही बोली, नहीं नहीं, अमानत दी और अहान तो बेस्ट फ्रेंड है। मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक तो ना पता नहीं क्यों अहान को देखते ही मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है, पर मैं जानती हूँ अहान और अमानत दी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। आरजू ने जन्नत को देखा तो मुस्कुराई और बोली, क्या बात, आज तुम कॉलेज नहीं गई? जन्नत मुस्कुराते हुए बोली, बस अभी जा रही हूँ स्नोफ्लेक। और अच्छी बात है ना, मैं कॉलेज अभी तक नहीं गई। अगर मैं चली जाती तो मैं आपसे कैसे मिलती? बोलते हुए वो आरजू के गले लग गई थी। आरजू ने भी उसे अच्छे से अपने सीने से लगाया। अमानत अहान की तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझसे बिना मिले क्यों जा रहे थे? अहान कोई जवाब देता उससे पहले ही उसका फोन बजा। उसने अपना कॉल रिसीव किया। उसकी बातों से पता चल रहा था कि उसकी कोई मीटिंग है जहां उसका पहुंचना ज़रूरी है। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अहान अमानत से कुछ कहता उससे पहले ही अमानत बोली, अब समझी मैं, तुम मुझसे मिले बिना क्यों जा रहे थे? तुम्हारा काम तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना? उसकी बात सुनकर अहान मन में ही बोला, बिल्कुल भी नहीं ट्रेजर, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए सिर्फ तुम हो। जन्नत बार बार नजरें उठाकर अहान की तरफ देख रही थी। अहान हंसकर अमानत से बोला, अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन शाम को तुमसे मिलने आऊँगा। बोलते हुए उसने अमानत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अमानत ने मुस्कुराते हुए उसे अपना हाथ मिलाया। अहान जाने ही लगा कि आरजू ने उसे रोका। आरजू की आवाज़ सुनकर अहान रुका। आरजू जन्नत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जन्नत तुम कॉलेज जा रही हो ना, तो अहान के साथ चली जाओ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। आरजू की बात सुनकर जन्नत का पूरा चेहरा लाल हो गया। वो एक टक अहान की तरफ देखने लगी। उसके दिल की धड़कन इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। अहान कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही जन्नत उसकी तरफ बढ़ गई और बोली, थैंक यू स्नोफ्लेक। अहान आरजू की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मुझे लेट हो रहा है स्नोफ्लेक, मुझे मीटिंग में पहुंचना है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आरजू बोली, तो मैं कौन सा तुम्हें जन्नत के साथ डेट पर जाने के लिए बोल रही हूँ? तुम्हें उसे कॉलेज ही तो ड्रॉप करना है, और वैसे भी उसका कॉलेज तुम्हारे रास्ते में ही आता है। तो जाओ अब जल्दी से। डेट का जिक्र सुनकर ही जन्नत के गाल लाल होने लगे थे। उसके होठों पर मुस्कुराहट लंबी होती जा रही थी, जो वो चाहकर भी छिपा नहीं पा रही थी। उसने अपना सर झुकाया और अहान के बिल्कुल करीब होकर खड़ी हो गई। अहान जल्दी से घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो जन्नत भी उसके कदमों से कदम मिलाते हुए उसकी गाड़ी के करीब आई। उसने बहुत बार देखा था अहान हमेशा अमानत के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता था, इसलिए उसे लगा शायद वो उसके लिए भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन अहान चुपचाप जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जन्नत गाड़ी के बाहर ही खड़ी रह गई। वह खुद से ही गाड़ी के अंदर बैठी
और जन्नत के बैठते ही अहान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जन्नत बार बार नज़र उठाकर अहान की तरफ देख रही थी, लेकिन अहान ने एक नज़र भर भी उसे नहीं देखा था। जन्नत मन ही मन बोली, आप मुझे वैसे कब देखेंगे जैसे आप अमानत दी को देखते हैं। आप उनकी कितनी केयर करते हैं, लेकिन मुझे तो कभी ऐसे भी नहीं पूछते कि मैं कैसी हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। उन्हें तो आपने निकनेम भी दिया है, लेकिन मेरा तो कभी आप नाम भी नहीं लेते। आपके मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगेगा, जन्नत। बोलते हुए जब उसने अपना ही नाम थोड़ा जोर से बोला तो अहान ने उसकी तरफ देखा। तभी अचानक से उसने जोर से ब्रेक लगाई, क्योंकि जन्नत की तरफ देखने की वजह से अचानक से उसके सामने से नज़र हट गई और उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। जन्नत भी एकदम से ब्रेक लगने की वजह से शॉक्ड रह गई और उसके सांसें भी तेज हो गई। अहान ने गुस्से से जन्नत की तरफ देखा और बोला, अभी तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हो जाता। उसकी इतनी सी बात सुनकर जन्नत की आंखों में नमी आ गई। अहान गुस्से से बोला, बोलो अब क्या कह रही थी, क्या हुआ है, क्यों अपना ही नाम ले रही थी। जन्नत ने अपना चेहरा झुका लिया और बोली, मैं सोच रही थी कि आप कभी मुझे मेरा नाम लेकर क्यों नहीं बुलाते। उसकी बात सुनकर अहान हैरान रह गया। अब वो और भी ज़्यादा गुस्से से बोला, मैं यहाँ पर ड्राइविंग कर रहा हूँ और तुम्हें मुझसे इस बारे में बात करनी है कि मैं तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेता हूँ। आर यू सीरियस? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है ना मुझे अपनी मीटिंग में पहुँचना है, और तुम अपनी बातों से मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। अब उसकी इतनी ज़्यादा डांट सुनकर जन्नत की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। वो मायूसी से बोली, सॉरी, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं बस इस बारे में सोच रही थी। गलती से मैं थोड़ा ज़ोर से बोल बैठी तो आपको सुनाई दिया और आप डिस्टर्ब हो गए, पर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जन्नत ने जितनी ज़्यादा मासूमियत से अपनी बात कही थी, अहान का गुस्सा उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा था। उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और इस बार उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसके रूड बिहेवियर को देखते हुए जन्नत को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपना सिर झुकाए बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अहान गुस्से से बोला, रोना बंद करो। ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया मैंने तुम्हें जो ऐसे बच्चों की तरह रो रही हो। जन्नत ने अहान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन बोली, अमानत दी को तो आप बच्चों की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन मैं आपके सामने रो रही हूँ फिर भी आप मुझे चुप नहीं करवा रहे हो। अहान गुस्से से बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? अब रोना बंद करो और गाड़ी से उतरो। गाड़ी से उतरने का सुनकर जन्नत ने हैरानी से अहान की तरफ देखा और बोली, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, लेकिन आप प्लीज़ मुझे ऐसे रास्ते में मत उतारिए, मुझे प्लीज़ कॉलेज ड्रॉप कर दीजिए। अहान ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैंने तुम्हें कॉलेज ही ड्रॉप किया है जन्नत। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर रोती हुई जन्नत के आंसू जैसे एकदम से सूख गए। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अहान को देखने लगी। अहान बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, गाड़ी से बाहर देखो। उसके कहने पर जन्नत ने गाड़ी से बाहर देखा तो उनकी गाड़ी इस वक्त उसके कॉलेज के पार्किंग एरिया में खड़ी थी। उसका चेहरा एकदम से खिल गया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन। अहान के जाने के बाद मन्नत किचन से बाहर आई और आरजू और अमानत की तरफ देखते हुए बोली, मुझे जन्नत की आवाज़ आ रही थी, जन्नत कहाँ है? अमानत मुस्कुराते हुए बोली, जन्नत तो हान के साथ कॉलेज गई और अब मैं भी वापस अपने रूम में जा रही हूँ। आप दोनों फ्रेंड्स अपनी बातें कीजिए। बोलकर वो हंसी और अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मन्नत आरजू के पास आई और उसे देखकर बोली, तुम ठीक हो ना? आरजू मुस्कुराते हुए बोली, ठीक तो हूँ लेकिन परेशान बहुत हूँ। मन्नत हैरानी से बोली, क्यों, क्या हुआ? आरजू मुंह बनाते हुए बोली, परेशान ना होंगी तो और क्या होगा? ऐसा लगता है जैसे पटाखे की दुकान में घर है मेरा और हर वक्त डर लगा रहता है कि पता नहीं अब कौन सा बम फूट जाएगा।
उसकी बात सुनकर मन्नत हंसी और बोली, अब क्या कर सकते हैं, जहां पर 4 आइटम बम एक साथ हों वहां पर डर तो लगेगा ही। उसकी बात सुनकर आरजू को भी हंसी आ गई। मन्नत उसे लेकर अपने रूम में आ गई। आरजू उसे देखते हुए बोली, पहले आप मुझे ये बताइए दीदी कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? ऐसी कौन सी बात करनी थी आपको? मन्नत ने उसके सामने बेड पर बैठते हुए एक राहत की सांस ली और बोली, मुझे शादी के बारे में बात करनी थी। आरजू हैरानी से बोली, शादी के बारे में बात? किसकी शादी के बारे में? मन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अमानत और अहान की शादी के बारे में। अहान और अमानत की शादी के बारे में सुनकर आरजू की आंखें बड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर फार्म हाउस में अरनाथ अपने रूम में तैयार हो रहा था। मीठी अभी भी सो रही थी। रात को वो देर से सोई तो अभी तक उसकी आंख नहीं खुली थी। तभी टेबल पर रखा हुआ अरनाथ का फोन बजा। फोन रिंग होने पर जब फोन जोर से बजा तो अरनाथ ने जल्दी से अपना फोन रिसीव किया। फोन पर अर्जुन की कॉल आ रही थी। कॉल रिसीव करने के बाद अरनाथ ने एक नज़र मीठी को देखा और फोन पर हेलो कहा। सामने से अर्जुन की थोड़ी सख्त आवाज आई, पिछले 2 दिन से तुम घर नहीं आए हो, क्या मैं जान सकता हूं इतना बिजी कहाँ हो? अरनाथ मीठी की तरफ देखते हुए बोला, आई वॉज बिजी। अर्जुन थोड़े सर्द लहजे में बोला, तुम जानते हो ना मन्नत तुम्हारा कितना इंतजार करती है। वो जब तक तुम्हें देख ना ले उसका दिन पूरा नहीं होता। अगर तुम बिजी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मन्नत हर्ट होगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी। अरनाथ हंसा और बोला, और प्लीज़ डैड ऐसे मत शो कीजिए कि सिर्फ आप ही को मम्मा की फिक्र है, मुझे भी उनकी उतनी ही फिक्र है। और मैंने कहा ना मैं बिजी था, बट आज मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई अर्जुन हैरानी से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम बस मिलने आओगे? तुम्हें नहीं लगता तुम फार्म हाउस में कुछ ज्यादा ही रहने लगे हो? अरनाथ मीठी की तरफ देखते हुए बोला, डैड मुझे कुछ दिन अकेले रहना है और प्लीज रीजन मत पूछिएगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। उसकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे, लेकिन उसे पता था कि अरनाथ को प्राइवेसी पसंद है, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अरनाथ फ़ोन रखकर वापस तैयार होने लगा। कुछ ही देर में वो रूम से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ शेखावत फार्म हाउस। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग चुका था और सविता जी अक्षर का इंतज़ार कर रही थी। तभी अक्षर अपने कमरे में बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा, लेकिन वो अपना ब्रेकफास्ट शुरू करता उससे पहले ही उसने गहरी नज़रों से सविता जी की तरफ देखा और थोड़े सर्द लहजे में बोला, उस लड़की ने अपना एड्रेस बताया। बोलते हुए अक्षर अपने फ़ोन पर कुछ चेक कर रहा था। सविता जी अपना सर झुकाकर बोली, नहीं नहीं अभी नहीं। अक्षर कुछ कहता उससे पहले ही सविता जी सिर झुकाकर ही बोली, क्या मैं आपसे एक बात कहूं? अक्षर ने एक्सप्रेशंस लेस होकर कहा, कहिए। सविता जी हिम्मत करते हुए बोली, क्या आप उस लड़की को कुछ दिन यहाँ पर रहने नहीं दे सकते? वो मेरा मतलब है कि तबीयत सही नहीं है। अगर वो कुछ दिन यहाँ पर रुक जाएगी तो उसकी तबीयत में सुधार आ जाएगा और तब तक शायद उसे याद आ जाए कि वो कहाँ रहती है और वो कौन है। अभी उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अक्षर ने ज़ोर से अपना हाथ डाइनिंग टेबल पर मारा। डाइनिंग टेबल पर रखे हुए कांच के बर्तन अपनी जगह पर रखे हुए हिल गए और सविता जी की हालत डर से खराब होने लगी। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए थे और बुरी तरह से कांप रही थी। अक्षर गुस्से से लाल होते हुए बोला, मेरा फार्म हाउस कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर यहाँ पर आएगा और आराम से रहेगा। मुझे मेरे आसपास कचरा नहीं पसंद और वो लड़की मेरे लिए कचरे से ज़्यादा नहीं है।
आज शाम तक जब मैं घर वापस आऊं तो वो लड़की यहाँ से चली जानी चाहिए, वरना आपको इस फार्म हाउस से निकालने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। बोलकर अक्षर तुरंत वहां से चला गया। अक्षर की आवाज सुनकर कमरे में आराम से सो रही प्याली तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। हालांकि उसे उठने बैठने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन अक्षर की आवाज़ इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि वो डर रही थी कि कहीं अक्षर अंदर जाकर उसे यहीं से उठाकर बाहर ना फेंक दे। सविता जी अक्षर के जाने के बाद तुरंत अंदर आईं और बेबसी भरी नज़रों से प्याली की तरफ देखने लगी। प्याली की आंखों से आंसू बह रहे थे। सविता जी प्याली के कमरे में आई, जहां बेड पर बैठी प्याली डर से कांप रही थी। सविता जी के चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वो अंदर आई और प्याली की तरफ देखते हुए बोली, हमें माफ़ कर देना बेटा, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। प्लीज़ मुझे बता दो कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें कहाँ जाना है। अगर तुम हमें सब कुछ बता दोगी तो मैं एक सर्वेंट को बोलकर तुम्हें तुम्हारे एड्रेस पर ड्रॉप करवा दूंगी, लेकिन जब तक तुम मुझे बताओगी ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ पर है तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगी। और अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो सर मुझे ही यहाँ से निकाल देंगे। प्याली सविता जी की बात सुन रही थी। उसे भी सविता जी के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि सविता जी तो उसका अच्छे से ध्यान रख रही थी, लेकिन जब अक्सर ही उसे यहाँ पर नहीं रहने देना चाहता था तो सविता जी भी क्या कर सकती थी। प्याली ने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी कमर में जोरों से दर्द उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे मेरा एड्रेस नहीं याद, लेकिन मैं अब यहाँ पर और ज़्यादा रहकर आपको परेशान नहीं करूँगी। मेरी वजह से आपको किसी की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। बोलकर उसने दर्द में भी एक बार फिर से उठने की कोशिश की। उसने अपने कांपते हुए पैर नीचे ज़मीन पर रखे और अपनी जगह पर खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे गिरने को हुई। लेकिन सविता जी ने जल्दी से उसे संभाल लिया। प्याली के हाथ उनके कंधों पर आ गए। सविता जी ने उसे बेड पर बिठाया और बोली, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्याली हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ा सा चलूंगी फिरूंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। आप ज़्यादा मत सोचिए और मेरे लिए प्लीज़ अपने दिल में कोई बोझ मत रखिएगा। आप तो मेरी जितनी मदद कर सकती थी आपने कर दी, अब आगे मुझे ही अपना ख्याल रखना होगा। बोलकर प्याली एक बार फिर से बेड से उठी और इस बार और ज़्यादा हिम्मत करते हुए धीरे धीरे वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तभी उसे सिर में ज़ोरों से दर्द महसूस हुआ और उसे चक्कर आ गए। वो नीचे ज़मीन पर गिरती, लेकिन एक बार फिर से सविता जी ने उसे संभाल लिया। बड़ी मुश्किल से वो उसे संभालते हुए बेड पर लेकर आई। प्याली की आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला चल रहा था। अभी उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी। ऐसे में बाहर जाना तो दूर, वो बेड से पैर नीचे रख दे वो ही बहुत बड़ी बात थी। सविता जी की आंखों में भी नमी आ गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हें यहाँ से जाना तो है, लेकिन आज शाम तक तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, क्योंकि सर शाम से पहले नहीं आएंगे। जब वो आने वाले होंगे तब तुम यहाँ से चली जाना, तब तक तुम थोड़ा आराम करो। प्याली ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और सविता जी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। प्याली ने एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिला दिया तो सविता जी वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर फार्म हाउस में शाम के करीबन 5 बजे मीठी बेड पर आराम से सोई हुई थी। उसकी आंखें खुली और आंखें मसलते हुए उसने बेड से उठकर अपने आसपास देखा। जब उसे महसूस हुआ कि वह अरनाथ के साथ फार्म हाउस में है तो उसके चेहरे पर एक बार फिर से गुस्सा झलकने लगा।
कल रात जो कुछ हुआ वो सब उसे याद आ रहा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ आई, जहां पर हॉल में फिलहाल उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कल रात से उसने कपड़े नहीं बदले थे। वो गुस्से में खींचते हुए बोली, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर ये इंसान कहाँ पर गया? एक बार बस मेरे सामने आ जाए, आज मैं इसे फिर बताऊंगी। कल से मुझे परेशान करके रखा है, लेकिन अब और नहीं। बिजली को कोई इस तरह से जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता। बोलकर वो वापस अपने कमरे में आई। उसकी नज़र अन्नात के क्लोजेट की तरफ गई। वो क्लोजेट के पास आई और उसे खोल कर देखा तो उसमें सिर्फ लड़कों के कपड़े थे। उसने गुस्से से उस क्लोजेट को बंद किया और बोली, वैसे भी मुझे इस आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ। बस अब मुझे यहाँ से बाहर जाना है। बोलकर वो वॉशरूम में गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई और एक बार फिर से हॉल में आ गई। इस बार भी उसे हॉल में कोई नज़र नहीं आया। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वो बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोली, माना ये इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मुझे भूख लग रही है और मैं अपनी भूख को नहीं रोक सकती। बोलकर वो जल्दी से किचन की तरफ गई। वहां पर एक सर्वेंट शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। मीठी अंदर आई और उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, खाने के लिए क्या है? वो सर्वेंट मेनू बताने लगी, जिसमें मीठी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्से से बोली, दाल चावल है क्या? वो सर्वेंट ने उसका सवाल सुनकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। मीठी ने गुस्से से कहा, तो जल्दी से एक प्लेट में डाल कर दो। उस सर्वेंट ने एक प्लेट में थोड़े से चावल डाले और एक कटोरी में दाल, साथ में सलाद रखा और एक ट्रे में डालकर बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर जाने लगी। मीठी ने उसे रास्ते में रोका और बोली, मैं कोई भूत हूं क्या? वो सर्वेंट उसके सवाल से डरते हुए बोली, नहीं, ऐसे क्यों बोल रही है मैम? मीठी गुस्से से बोली, एक तो मुझे ये मैम कहना बंद करो, और अगर मैं भूत नहीं हूं तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं यहाँ खड़ी हूं और तुम ट्रे उठाकर डाइनिंग टेबल पर जा रही हो। इधर दो मेरे को खाना। बोलते हुए मीठी ने उस प्लेट को उठाया और दाल से भरा हुआ कटोरा चावल के ऊपर डाला और फिर हाथ से ही खाने लगी। सर्वेंट उसे देखते हुए हैरान थी। देखते ही देखते 2 मिनट के अंदर मीठी ने वो सारा दाल चावल खत्म कर दिया और अपनी उंगलियां चाटते हुए बोली, खाना तुम बहुत बढ़िया बनाती हो। अगर मंचा बाई के कोठे में होती तो मज़ा आ जाता, रोज ऐसा खाना खाने को मिलता। बोलकर वो हाथ धोने वॉश बेसिन की तरफ चली गई। उसकी आखिरी बात सुनकर उस सर्वेंट के चेहरे पर अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आ गए थे। मीठी उस सर्वेंट के सामने दोबारा आई और बोली, मेरे साथ बाहर चलो और जाकर उस गार्ड को बुलाओ कि मुझे यहाँ से बाहर जाने दे। वो सर्वेंट घबराते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। प्लीज जब तक अरनाथ सर घर नहीं आ जाते तब तक आप यहीं पर रुक जाइए। वो आएंगे तो वो खुद आपको बता देंगे कि आपको जाना है या नहीं। बोलकर वो सर्वेंट तुरंत वहां से चली गई। मीठी गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए बोली, वो प्रेशर कुकर तो है ही फटने वाला, उसके ये ढक्कन भी किसी काम के नहीं है। देखो कैसे मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। पर अब मैं भी यहाँ पर नहीं रुकूंगी। यहाँ से तो मैं बाहर निकल कर ही रहूंगी। बोलकर वो बाहर दरवाजे पर आई। एक बार फिर से उसने गार्ड को आराम से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन गार्ड ने पूरी तरह से उसकी बात को नज़रअंदाज किया और बोला, सॉरी मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ अरनाथ सर के कहने पर ही खुल सकता है। प्लीज़ आप अंदर चली जाइए। मीठी गुस्से से बौखलाते हुए बोली, अगर आप लोगों को ये दरवाज़ा नहीं खोलना है ना, तो अब तो मैं इस दरवाजे को तोड़कर ही रहूंगी। बोलते हुए वो अपने आसपास देखने लगी। तभी उसे एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। उसने उस पत्थर को उठाया और उसे दरवाजे पर लगे हुए ऑटो लॉक पर मारने लगी, लेकिन उस ऑटो लॉक से दरवाजे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
उस दिन भी मीठी बस इस दरवाजे को पीटती हुई रह गई और आज एक बार फिर से वह उस दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन दरवाजे पर कोई असर नहीं हो रहा था। पर अब पत्थर उठाकर बार बार मारने से मीठी के हाथ जरूर दर्द करने लगे थे। मीठी गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, मेरा मन तो कर रहा है कि जोरदार झापड़ तुम्हारे मुंह पर मारूं और तब तक ना रुकूं जब तक तुम्हारे अरनाथ सर नहीं आ जाते, चपड़गंजू कहीं के। बोलकर मीठी अब वहां से दूसरी तरफ चली गई। वह उस फार्म हाउस के आसपास बनी हुई दीवारों को देख रही थी, जहां पर ऊपर किनारों पर कांच रखा हुआ था। उसके किनारे पर अपना हाथ रखा तो एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ पर लगा और उसके हाथ से खून बहने लगा। वो गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, एक बार तुम घर वापस आओ मिस्टर अरनाथ ठाकुर, फिर बताती हूं मैं तुम्हें। आज तो चाहे बेशक तुम्हारा खून ही क्यों ना करना पड़े मुझे, लेकिन यहां से तो मैं बाहर निकल कर रहूंगी। वही गाड़ी चला रहे अरनाथ ने अपना फोन ऑन कर रखा था और फोन पर फार्म हाउस में लगे हुए कैमरा से वो न सिर्फ मीठी को देख सकता था बल्कि उसकी बातें भी सुन रहा था। वो हल्के से डेविल स्माइल चेहरे पर लिए बोला, जब एक बार कह दिया ना स्वीट कि अब तुम इसी फार्म हाउस में रहोगी, तो इस फार्म हाउस से बाहर निकलने का सवाल ही नहीं बनता। बेशक से कुछ भी कर लो, लेकिन ये अरनाथ ठाकुर अब तुम्हें खुद से दूर तो नहीं जाने देगा। प्यार नहीं करता तुमसे, लेकिन जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है। बोलकर उसने अपना फ़ोन लॉक किया और सीट पर फेंक दिया। अरनाथ की गाड़ी ठाकुर मैंशन के बाहर आकर रुकी और अपनी गाड़ी से निकलकर तेज कदमों के साथ अरनाथ मैंशन के अंदर आया। अभी कुछ देर पहले ही आरजू वहां से वापस शेखावत मैंशन गई थी। जैसे ही अरनाथ मैंशन के अंदर आया, उसके कदम हॉल में ही रुक गए। कुछ महसूस करते हुए वो किचन की तरफ गया, जहां पर मन्नत गैस काउंटर के पास खड़ी गाजर का हलवा बना रही थी। उस गाजर के हलवे की खुशबू से ही अरनाथ के कदम खुद ब खुद वहां पर आ गए थे। मन्नत गाजर के हलवे में चम्मच घुमा रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मन्नत एकदम से शॉक्ड हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। पर किसी तरह अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए वो नाराजगी दिखाते हुए बोली, आखिर तुम्हें तुम्हारी मॉम के लिए फुर्सत मिल ही गई। अरनाथ हंसा और बोला, आपके लिए मुझे फुर्सत नहीं चाहिए मॉम, बल्कि फुर्सत से आप चाहिए हो। मन्नत हंसी और बोली, ये बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ये बताओ कि 2 दिन से घर क्यों नहीं आए। बोलते हुए वो अरनाथ की तरफ घूम गई। मन्नत का सवाल सुनकर अरनाथ के दिमाग में एकदम से मीठी का ख्याल आ गया। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, सॉरी मैं बिजी था, लेकिन आज तो मैं आ गया हूं ना। आज मैं आपकी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। मन्नत हैरानी से बोली, कह तो ऐसे रहे हो जैसे शादी के लिए हाँ कर दोगे। अब तो मैं तुम्हारे लिए लड़कियां भी देख देख कर थक चुकी हूँ। पूरी दुनिया भर की लड़कियां देख ली, लेकिन तुम्हें एक भी पसंद नहीं आई। आखिर मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। कब तक यूं ही कुंवारे घूमते रहोगे? जैसा तुम्हारा एटीट्यूड है ना, मुझे नहीं लगता कोई लड़की तुम्हें पसंद आएगी। लेकिन शादी तो करनी है ना। अरनाथ हंसकर बोला, एटीट्यूड की बात नहीं है मोम। आज तक कभी कोई लड़की ऐसी नज़रों के सामने आई ही नहीं जिसे देखकर मेरा दिल कहे कि इस दिल को पसंद है वो। बोलते हुए अरनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। मन्नत चिढ़कर बोली, तो पसंद ही तो पूछ रही हूं तुमसे, वही तो बता नहीं रहे तुम। मन्नत का सवाल सुनकर एक बार फिर से अरनाथ की आंखों के सामने मीठी का चेहरा घूम गया। वो खुद पर ही हैरान हुआ और जल्दी से अपना सर झटकते हुए बोला, आप ये सब बातें छोड़िए मॉम, पहले मुझे ये बताइए कि अमानत कैसी है। डैड ने मुझे अमानत के बारे में बताया, आपने उसे डांटा तो नहीं ना। उसकी बात सुनकर मन्नत हैरानी से उसे देख रही थी। हमेशा से अरनाथ अमानत के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहा था। कभी अमानत के आसपास भी किसी को नहीं भटकने देता था,
लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने अपने आप को शांत रखा हुआ था। ये मन्नत के लिए बहुत हैरानीजनक बात थी। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, भाई। अमानत की आवाज सुनकर अरनाद ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा तो सामने रोती हुई अमानत को देखकर वो एक पल के लिए सुन्न सा हो गया। अमानत तेज कदमों के साथ उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। वहीं दूसरी तरफ जन्नत कॉलेज से बाहर निकली। जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकली, एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए रेयान को देखकर एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। रेयान ने गाड़ी का विंडो नीचे किया और जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, आओ तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। जन्नत अपना सर झुकाकर ना बोलने को हुई। आज पहली बार नहीं था। हमेशा उसे ऐसे ही रेयान घर ड्रॉप करने का ऑफर देता था और वो हर बार ना नुकर करती, लेकिन आखिर में उसे रेयान की गाड़ी में बैठना ही पड़ता था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रेयान बोला, जल्दी आओ, पीछे ट्रैफिक लग रहा है। जन्नत ने पीछे की तरफ देखा तो सच में ट्रैफिक लग रहा था। वो तुरंत रेयान की गाड़ी में आकर बैठ गई और रेयान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। जन्नत अपना चेहरा झुकाकर बोली, आप हमेशा इसी वक्त पर कॉलेज के बाहर कैसे आते हैं? I mean, आपको यहाँ पर कोई काम होता है क्या? उसके सवाल पर रेयान की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसने जन्नत की तरफ अपना चेहरा घुमाया और बोला, क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि मैं इस वक्त तुम्हारे कॉलेज के सामने क्यों आता हूं? जन्नत ने अपना चेहरा ना में हिलाया। रेयान के सवाल पर जब जन्नत ने अपना सर ना में हिलाया तो रेयान हंसा और बोला, मुझे तो लगा शायद तुम्हें पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। शायद अपनी ही दुनिया में खोई रहती हो। अपनी दुनिया का जिक्र सुनकर जन्नत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो हान के बारे में सोचने लगी थी। वैसे भी उसे हान के अलावा और कुछ या फिर और किसी के बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ मिलता है। उसे मुस्कुराते हुए देखकर रेयान को ऐसा लगा शायद वो इस बात को समझ रही है कि वो कॉलेज के बाहर क्यों आता है। लेकिन फिर एक बार फिर से रेयान हंसा और बोला, मैं इस कॉलेज के सामने इसी वक्त पर आता हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे लंच के लिए घर पर जाना होता है और तुम्हारा कॉलेज राठौर इंडस्ट्रीज और राठौर मैंसन के रास्ते में आता है हेवन। उसकी आवाज़ सुनकर जन्नत वापस होश में आई। उसे रेयान की बात भी ठीक लगी। वही रेयान का मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त अपने दिल की बात जन्नत से कह दे, लेकिन वो अपने दिल की बात जन्नत को तब कहना चाहता था जब जन्नत पूरी तरह से उसके साथ कंफर्टेबल हो। उसने बहुत कुछ सोच रखा था कि जब भी वो जन्नत को प्रपोज करेगा तो कुछ ऐसे अंदाज से करेगा कि जन्नत मना कर ही ना पाए। हालांकि जन्नत जिस तरह से उसे देखती थी उसे ऐसा लगता था कि शायद जन्नत भी उसके बारे में वही सोचती है जो वो जन्नत के बारे में सोचता है। अभी बिना कुछ कहे जन्नत वापस सामने की तरफ देखने लगी। तभी एक झटके से गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकते देख जन्नत थोड़ा हैरान हुई क्योंकि अभी ठाकुर मेंशन नहीं आया था। अभी तो वो मार्केट के रास्ते में ही थे। वो रेयान की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ सर? उसके मुंह से सर सुनकर रेयान ने हैरानी से जन्नत की तरफ देखा और बोला, क्या क्या कहा तुमने? सर? बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। जन्नत ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और बड़ी ही मासूमियत से बोली, वो आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपके प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं तो आप मेरे सर ही हुए ना? रेयान हंसा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे सिर्फ रेयान कहोगी। जन्नत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। जन्नत सवालिया एक्सप्रेशन के साथ बोली, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? रेयान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हम रुके नहीं हैं हेवन, गाड़ी अपने आप ही रुक गई। शायद गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। जन्नत ने बाहर की तरफ देखा और बोली, तो फिर अब हम क्या करेंगे? रेयान सामने बाहर की तरफ देखते हुए बोला, अब हम कॉफ़ी पियेंगे।
कॉफ़ी पीने का सुनकर जन्नत ने भी बाहर की तरफ देखा तो जहाँ पर उनकी गाड़ी रुकी थी उसके बिल्कुल ही सामने एक कैफ़े शॉप थी। रेयान के साथ कॉफ़ी शॉप जाने का सोचकर ही जन्नत को कुछ होने लगा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जब तक वो कुछ कहती उससे पहले ही रेयान गाड़ी से बाहर निकल गया और तुरंत उसकी तरफ जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जन्नत को अचानक ही एक बार फिर से अहान की याद आ गई। अहान भी इसी तरह से अमानत के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता था। जन्नत मन ही मन बोली, एक दिन आप भी मेरे लिए ऐसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे अहान। बोलते हुए वो मुस्कुराई। रेयान उसे ख्यालों में खोए हुए देखकर एक बार फिर से बोला, क्या हुआ, बाहर आओ ना। जन्नत उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कैब करके यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे घर जाने में देरी हो रही है। रेयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी देरी नहीं होगी तुम्हें। मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया है। बस अभी 5-10 मिनट में ही गाड़ी आती होगी। तब तक हम कॉफ़ी पीते हैं। जल्दी आ जाओ अब। बोलते हुए उसने जन्नत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ की तरफ देखते हुए जन्नत को बड़ा अजीब लग रहा था। रेयान उससे बहुत ज़्यादा सीनियर था और उसके साथ इस तरह से कॉफ़ी पीना और उसके हाथ में ऐसे हाथ रखना उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए खुद ही बाहर आई और बोली, थैंक यू। रेयान ने अपना हाथ पीछे कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसके लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी था कि जन्नत उसके लिए कॉफ़ी शॉप पर जा रही है। वो जन्नत को बहुत अच्छी तरह से जानता था। आज तक जन्नत ने किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की थी। ऐसे में अगर वो एक दोस्त की तरह भी रेयान से पेश आ रही है तो रेयान के लिए इतना ही काफ़ी था। दोनों कॉफ़ी शॉप के अंदर आए और रेयान ने कॉफ़ी ऑर्डर की। जन्नत बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। रेयान उसे देखते हुए बोला, वैसे तुमने मुझे नाम अभी तक सजेस्ट नहीं किया। जन्नत फीका सा मुस्कुराकर बोली, वो मैं भूल गई थी, पर आज मैं आपको बहुत सारे नाम की लिस्ट बनाकर सेंड कर दूंगी। बोलते हुए उसने अपना कॉफ़ी का कप उठाया और अपने होठों से लगा लिया। उसके होठों का निशान कॉफ़ी के कप पर आया तो रेयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद कॉफ़ी ख़त्म हुई और जन्नत अपनी जगह से उठकर बोली, अब हमें चलना चाहिए। रेयान ने अपने फ़ोन पर कुछ देखा और बोला, हाँ ड्राइवर भी बाहर आ चुका है, तुम चलो मैं बिल पे करके आता हूँ। जन्नत अपना सर हाँ में हिलाकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रेयान ने उसका कप उठाया और काउंटर पर आ गया। काउंटर पर बैठे लड़के से उसने उस कप का प्राइस पूछा जिस पर जन्नत के होठों के निशान थे। वो लड़का हैरान होते हुए बोला, लेकिन ये कप सेल के लिए नहीं है सर, हम क्रॉकरी सेल नहीं करते। रेयान थोड़े एटीट्यूड से बोला, मैं यहाँ पर क्रॉकरी लेने आया भी नहीं हूँ, मुझे बस ये कप चाहिए, जल्दी बताओ इसकी कीमत क्या है। वो लड़का परेशान होते हुए बोला, लेकिन सर जब ये सेल के लिए नहीं है तो इसकी कीमत मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन अगर ये कप आपको इतना ही पसंद आ गया है तो मैं आपको गिफ्ट के तौर पर दे सकता हूँ। आप इसे वेटर को दे दीजिए, वो फ्रेश सेट आपको दे देगा। रेयान गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारा क्रॉकरी का सेट नहीं चाहिए, मुझे बस ये कप चाहिए। उसकी बात सुनकर उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेयान इस कप का क्या करेगा, पर रेयान ने अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए अपनी जेब से 10,000 निकाले और उस काउंटर पर रख कर बोला, वैसे तो इस कप की कीमत मैं नहीं लगा सकता, लेकिन शायद तुम्हारे लिए कप की कीमत होगी, इसलिए इसे रखो। बोलकर उसने एक पैकिंग बॉक्स वहाँ से उठाया और उस कप को उस पैकिंग बॉक्स में डालकर वहाँ से बाहर लेकर आ गया। जन्नत ने जब उसके हाथ में वो पैकिंग बॉक्स देखा तो बोली, कुछ पैक करवाया आपने? रेयान मुस्कुराकर बोला, हाँ मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसलिए बस थोड़ा सा मीठा। बोलते हुए उसकी नज़र जन्नत के गुलाबी होठों पर थी। जन्नत हैरान होते हुए गाड़ी में बैठी
और रेयान ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी में बैठा और तुरंत गाड़ी वहां से निकल गई। ठाकुर मैंशन। रेयान की गाड़ी पार्किंग एरिया में आई और गाड़ी से जन्नत बाहर निकलकर अंदर की तरफ जाने लगी। रेयान मन ही मन सोच रहा था कि काश जन्नत उसे अंदर आने के लिए इनवाइट करे ताकि वो उसके साथ थोड़ा और ज़्यादा वक्त बिता सके, लेकिन जन्नत तो थैंक यू बोलकर अंदर चली गई। रेयान ने मायूसी से गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और वहां से निकलने ही वाला था कि किसी ने उसकी गाड़ी की विंडो पर नॉक किया। रेयान ने बाहर की तरफ देखा तो सामने अरनात को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और अरनात से हेलो कर उसके गले लगा। अरनात उसकी तरफ देखते हुए बोला, जन्नत तुम्हारे साथ आई क्या? रेयान और अरनात दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन जन्नत के मैटर में रेयान को अरनात से अभी थोड़ी डर ही लग रहा था। हालांकि जन्नत के लिए रेयान कुछ भी कर सकता था, लेकिन अभी वो अरनात से इस बारे में डिस्कस करने के लिए कंफर्टेबल नहीं था। वो पहले जन्नत को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता था। अरनात के सवाल पर वो तुरंत बोला, हाँ, वो कॉलेज के बाहर से गुजर रहा था तो बाहर जन्नत खड़ी दिखाई दी तो सोचा उसे घर ड्रॉप कर दूं। अरनात हल्का सा मुस्कुराकर बोला, थैंक यू। उन दोनों के बीच इससे ज़्यादा बात होती उससे पहले ही अरनात का फ़ोन बजा। अरनात ने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उसे फार्म हाउस से कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से सर्वेंट की परेशानी भरी आवाज़ आई, सर प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, यहाँ पर वो मेम साहब। बोलते बोलते वो सर्वेंट ज़ोर से चिल्लाई और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। अरनात की आंखें बड़ी हो गईं। वो रेयान को एक्सक्यूज़ मी कहकर तुरंत गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद रेयान भी वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जन्नत अंदर आई, उसे मन्नत की आवाज़ सुनाई दी, शादी में कुछ ही दिन है अर्जुन जी, हमें सारी तैयारी जल्दी से करनी होगी। अर्जुन भी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो जाना, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। जन्नत उन दोनों के पास आई और हैरानी से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, किसकी शादी की बात हो रही है मम्मा? उसे देखकर मन्नत मुस्कुराई और उसके पास आकर बोली, अमानत की शादी के बारे में बात हो रही है जन्नत, 1 हफ्ते बाद अमानत की शादी है। अमानत की शादी का सुनकर जन्नत का चेहरा खिल गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं अमानत दी के लिए बहुत खुश हूँ मम्मा। जन्नत की बात सुनकर मन्नत भी हंसी, लेकिन फिर जन्नत कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मम्मा अमानत दी की शादी किसके साथ फिक्स हुई है? आई मीन मेरे होने वाले जीजू कौन है? बोलते हुए उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। मन्नत जो अर्जुन की तरफ जा रही थी वो रुकी और जन्नत की तरफ देखते हुए बोली, आहान के साथ। आहान का नाम सुनकर जन्नत एकदम से शॉक हो गई। वो जल्दी से मन्नत के पास आई और बोली, मम्मा एक बार दोबारा बताना, आपने किसका नाम लिया? जन्नत उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्हें नाम सुनाई नहीं दिया क्या बच्चे? अमानत की शादी आहान के साथ फिक्स हुई है, आहान शेखावत। तुम जानती तो हो उसे? बोलकर मन्नत एक बार फिर से मुस्कुराकर अर्जुन के पास चली गई। जन्नत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। वो अपनी जगह पर खड़ी सुन्न रह गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई। मन्नत अर्जुन के पास सोफे पर बैठी थी। वो अर्जुन के फोन में कुछ देखते हुए बोली, बच्चे तुम ऐसा करो, तुम हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। लेकिन उसके बाद पूरी होती उससे पहले ही जन्नत अपने कमरे की तरफ भाग गई। शेखावत फार्म हाउस, रात के तकरीबन 8 बजे। सविता जी प्याली के पास आई और बोली, अब अक्सर सर के आने का वक्त हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। जाने की बात सुनकर प्याली का चेहरा मायूस हो गया, लेकिन फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी बस आपको बोलने ही वाली थी कि अब मुझे चलना चाहिए। बोलकर वो बेड से उठी और
धीमे धीमे कदमों से चलते हुए बाहर आ गई। वो इस वक्त काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए उसके पैर भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। तभी उसके कदम एकदम से लड़खड़ाए और उसके पैर से पायल नीचे गिर गई। लेकिन ना ही प्याली का उस पायल की तरफ ध्यान था और ना ही सविता जी का। प्याली पेंशन से बाहर आकर सड़क की तरफ चलने लगी। कुछ देर बाद अक्षर की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और अक्षर गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर आया। अंदर आते ही उसकी नज़र सविता जी पर गई, जो हॉल में कुछ काम कर रही थी। वो सविता जी की तरफ देखते हुए बोला, वो लड़की यहाँ से चली गई ना? सविता जी उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर डरते हुए बोली, हाँ हाँ सर, वो यहाँ से चली गई। अक्षर ने हल्का सा अपना चेहरा हिलाया और अंदर की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने गिरी पायल पर गई। उस पायल को देखते हुए उसने नीचे झुककर उस पायल को उठाया और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ये पायल यहाँ कैसे आई? किसकी हिम्मत हुई इस पायल को यहाँ पर फेंकने की? बोलते हुए वो गुस्से से कांप रहा था। सविता जी हैरानी से अक्षर को देख रही थी, जो अपने हाथों में पायल लिए खड़ा था। वो दौड़ते हुए उसके पास आई और उस पायल की तरफ देखते हुए बोली, ये पायल तो उस लड़की की है, शायद उसके पैरों से गिर गई होगी। आप ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख लूंगी। अगर वो वापस लेने आएगी तो उसे दे दूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्षर गुस्से से बोला, आप जानती भी हैं ये पायल किसकी है? ये पायल उस लड़की की नहीं, ये पायल मेरे क्लोजेट में रखी थी और अब मुझे ये जवाब चाहिए कि ये पायल यहाँ पर आई कैसे? सविता जी हैरानी से अक्षर को देखते हुए बोली, नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये पायल उस लड़की की ही है। मैंने खुद उसके पैरों में ये पायल पहनी हुई देखी थी। लेकिन हाँ, ये पायल उसने अपने एक ही पैर में पहन रखी थी। उसके दूसरे पैर में कोई भी पायल नहीं थी। सविता जी की बात सुनकर अचानक से अक्षर का माथा ठनका। वो कुछ सोचते हुए बोला, वो लड़की जो अब तक यहाँ पर रह रही थी, वो उस दिन वाली लड़की है। अक्षर तुरंत सविता जी से बोला, कहाँ है वो लड़की? सविता जी थोड़ी परेशान होते हुए बोली, वो तो यहाँ से चली गई, अभी कुछ देर पहले ही। अक्षर कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, ये पायल उसकी नहीं हो सकती। बोलकर वो तुरंत अपने कमरे की तरफ गया और क्लोजेट को खोला। क्लोजेट के अंदर एक छोटा सा बॉक्स था जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था। अक्षर ने उस बॉक्स को पासवर्ड से खोला और उसके अंदर अपना हाथ डाला तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में पायल थी। अब वो अपने दोनों हाथों की तरफ देख रहा था, जिनमें एक जैसी पायल थी। उन पायल की तरफ देखते हुए उसकी आंखें हैरत में फैल गई। अचानक ही उसकी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की का चेहरा घूम रहा था। सविता जी, जो अक्षर के पीछे पीछे कमरे में आई थी, उसके हाथों में एक जैसी दो पायल देखकर हैरान रह गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, तो आपके पास भी ऐसी पायल है, लेकिन आपके दाएं हाथ में जो पायल है वो उस लड़की की है, क्योंकि इस पर शायद उसका खून लगा है। अभी जब वो घर से बाहर जा रही थी तो उसका पैर लड़खड़ा गया था, शायद तभी उसे चोट लगी थी। सविता जी के कहने पर अक्षर ने अब उस पायल को ध्यान से देखा तो उस पायल के किनारे पर खून लगा हुआ था। वो सविता जी की तरफ देखकर बोला, कहाँ गई है वो लड़की? सविता जी अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, वो तो नहीं पता, उसे कुछ याद भी नहीं था तो कुछ कह नहीं सकते वो कहाँ गई होगी, पर बस अभी कुछ देर पहले ही वो फार्म हाउस से बाहर निकली है। सविता जी की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि अक्षर तुरंत अपने रूम से बाहर निकला और फार्म हाउस के मेन गेट पर आया। उसने गार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ देर पहले ही वो लड़की सड़क की तरफ गई है। अगर पैदल ही गई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर मुश्किल से गई होगी। अक्षर अपनी गाड़ी में आकर बैठा और तुरंत उसकी गाड़ी फार्म हाउस के दरवाजे से निकल गई।
वो उसी तरफ जा रहा था जहां पर गार्ड ने बताया था, लेकिन उसे दूर दूर तक प्याली कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से प्याली का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों में आंसू और उसके नाजुक से हाथ अक्षर के चेहरे पर। उसकी वो आवाज अक्षर के कानों में गूंज रही थी। आपको कुछ नहीं होगा। आप प्लीज थोड़ी सी हिम्मत रखिए। आपको कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल दर्द नहीं होगा। बोलकर प्याली ने अक्षर के सीने की तरफ देखा जहां पर एक गोली धंसी हुई थी। अक्षर की आंखें बार बार बंद हो रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती अपनी आंखें खोल रहा था। बार बार उसकी नजर प्याली के चेहरे पर जा रही थी। वो गोली जो अक्षर के सीने के बिल्कुल ऊपर धंसी हुई थी। दर्द से अक्षर की जान निकल रही थी। उसके हाथ मुट्ठी में कसे हुए थे। प्याली ने अपने हाथ में एक चाकू लिया, जिसे वो अपने पास ही जल रही आग पर गर्म कर रही थी। अक्षर का सिर प्याली के गोद में था। प्याली ने अपने कांपते हुए हाथ से वो चाकू अक्षर के सीने पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अक्षर की आंखें भी बंद हो चुकी थी। तभी दर्द से अक्षर की चीख निकल गई। चीख की आवाज जैसे ही अक्षर के कानों में गूंजी, अक्षर होश में आया। उसने एक झटके से गाड़ी की ब्रेक लगाई और पीछे की तरफ देखा, जहां पर एक लड़की कुछ लड़कों के बीचों बीच खड़ी थी और उनके आगे उसने हाथ जोड़ रखे थे। प्याली को उन गुंडों के सामने देखकर अक्षर की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और प्याली की तरफ भागा। प्याली अपने सामने खड़े लड़कों के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज प्लीज भैया मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझ पर रहम कीजिए। उनमें से एक लड़के ने प्याली का हाथ पकड़ा और बड़ी ही बेशर्मी से बोला, ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? आज कितने दिनों बाद तो ऐसा चांद सा मुखड़ा देखने को मिला है। अब इसकी चांदनी देखनी तो बनती है ना। और तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से टूटी फूटी हो। कहीं घर से भाग कर तो नहीं आ गई? परेशान मत हो। अगर तू चाहे तो लाइफ टाइम भी तेरे साथ रोमांस करने को तैयार हैं हम। तभी साथ खड़ा दूसरा लड़का बोला, पर देख, प्यार हम सबको करना होगा। लाइफ टाइम रोमांस में वैलिडिटी हम सबको बराबर देनी होगी। अभी वो बोल ही रहा था कि वहां पर अक्षर की आवाज गूंजी, लाइफ टाइम रोमांस तब होगा ना जब तुम फिलहाल के एक्शन से बचोगे। अक्षर की आवाज सुनकर प्याली की आंखें बड़ी हो गईं। उसने पलट कर अपने सामने देखा तो अक्षर को देखकर वो अपने पलके तक ना झपका पाई। इतने दिनों से जब जब वो अक्षर की आवाज सुन रही थी, तब तब वो आवाज उसे बहुत ज्यादा बेचैन करती थी, लेकिन वो चाहकर भी उस आवाज को पहचान नहीं पाती थी। याद करने की कोशिश करती, लेकिन याद नहीं आता कि उसने कहाँ ये आवाज सुनी है। पर अब अक्षर का चेहरा देखकर उसकी आंखें हैरत में फैल चुकी थी। वो लड़का अक्षर को देखते हुए हैरान हुआ और प्याली की तरफ देखते हुए बोला, अरे तू तो पहले से ही अपने पीछे लड़के लेकर घूम रही है। लगता है काफी बवाल माल है, पर हम भी कुछ कम नहीं। जो माल एक बार हाथ लग गया वो किसी और के पास तो नहीं जाने देंगे। बोलकर उसने अक्षर की तरफ देखा। उस लड़के ने जिस हाथ से प्याली को हाथ पकड़ा हुआ था, अक्षर की नजर उस हाथ पर थी। अक्षर ने अपनी कमर पर अपना हाथ लगाते हुए अपनी कमर से गन निकाली और उस लड़के के हाथ पर पॉइंट करते हुए बोला, हाथ छोड़। अक्षर के हाथ में गन देखकर प्याली की डर से सांस सूखने लगी। उसने तुरंत अपना हाथ उस लड़के से छुड़वाने की कोशिश की। वहीं अपनी तरफ गन पॉइंट होते देख वो लड़का भी काफी डर चुका था, लेकिन फिर भी शेर बनते हुए बोला, गोली चलाएगा तू? चला गोली। मैं भी देखता हूं कितना दम है तुझमें। तुझ जैसे बहुत देखे हैं जो अपने साथ गन लेकर चलते हैं, लेकिन इसे चलाने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है। हिम्मत है क्या तेरे अंदर? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अक्षर ने गन चला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास जब भीड़ इकट्ठी होने लगी तो वो तुरंत वहां से गायब होने लगी। प्याली ने तुरंत अपना हाथ जोर से उस लड़के से खींचा,
जिससे उस लड़के का हाथ भी हिल गया और प्याली ने भी अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। अगर वो अपना हाथ ना खींचती तो वो गोली उस लड़के के हाथ से आर पार हो जाती। उस लड़के की डर से आंखें बड़ी हो गई। अक्सर उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, इतनी हिम्मत काफी है या और हिम्मत दिखाऊं? वो लड़का गुस्से से कांपते हुए बोला, तेरे पास हथियार है तो ज्यादा जोश आ रहा है तेरे अंदर। हथियार फेंक, उसके बाद देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। दूसरा लड़का भी जोर से बोला, साला अगर इतना ज्यादा जोश होता तो हथियार क्यों रखता? हथियार से तो कुत्ता भी शेर बन जाए। अगर तेरे में दम है तो हाथों से लड़कर दिखा। अक्सर एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम जैसे की औकात नहीं है अक्सर शेखावत को छूने की, और तुमसे लड़कर मुझे अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना। दफा हो जाओ यहां से, वरना इस बार निशाना तुम्हारा हाथ नहीं तुम्हारा सर होगा। अक्सर की बातें सुनते हुए उन लड़कों को डर भी लग रहा था, लेकिन वो लोग प्याली को भी नहीं जाने दे सकते थे। प्याली की खूबसूरती को देखते हुए उन लड़कों की नीयत फिसल चुकी थी। वो बस किसी भी तरह प्याली को हासिल करना चाहते थे। उनमें से एक लड़का बड़े जोश से बोला, जाएंगे हम नहीं। जाएगा तो तू यहां से। चुपचाप चला जा, वरना तेरा सारा स्टैंडर्ड धरा का धरा रह जाएगा और तू भी इधर जमीन पर पड़ा मिलेगा। अभी वो बोल ही रहा था कि अक्षर ने अपनी जैकेट उतार कर एक साइड फेंक दी और अपनी शर्ट के स्लीव ऊपर की तरफ करने लगा। उसे देखते हुए प्याली का गला सूख रहा था। उसकी आंखों के सामने एक लड़के की तस्वीर चल रही थी जो करीबन 10 आदमियों से अकेला लड़ रहा था। एक एक आदमी को उसने धूल चटा दी थी और वो लड़का कोई और नहीं, अक्षर ही था। अक्षर प्याली के बिल्कुल करीब आया और उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोला, अक्षर शेखावत ना किसी को छूता है, ना ही किसी को खुद को छूने देता है, लेकिन जब कुत्ते हद से ज्यादा भौंकना शुरू कर दें तो उनका गला दबाने के लिए अक्षर शेखावत को अपने हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं। बोलकर उसने आगे जो लड़का खड़ा था उसकी गर्दन को पकड़ लिया। उस लड़के ने अपने दोनों हाथ अंदर के गिरेबान पर रखना चाहे, लेकिन वो अपने हाथ अक्षर के सीने पर रखता उससे पहले ही अक्षर ने उसकी गर्दन मरोड़ दी और एक जोरदार चीख के साथ वो लड़का वहीं पर गिर गया। बाकी के 3-4 लड़के जो उस लड़के को गिरे हुए जमीन पर देख रहे थे, इतने में ही उनकी हवा टाइट हो चुकी थी। वो तुरंत पीछे की तरफ भाग गए। उनके सामने खड़े आदमी ने अब उन्हें कोई अक्षर शेखावत नहीं बल्कि कोई राक्षस नजर आ रहा था। एक ही झटके में जिस तरह से अक्षर ने उस आदमी की जान ले ली थी, उसके बाद वो अक्षर के साथ लड़ाई करके अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। लेकिन उनमें से एक लड़का अभी भी घूरते हुए अक्षर को देख रहा था। दूसरा लड़का अक्षर की तरफ देखते हुए बोला, ओ साहब, ले जा इस लड़की को। हमारे घर में जो हमारा माल पड़ा है वो भी ले जा, लेकिन यहां से चला जा। बोलते हुए उस आदमी की आवाज डर से कांप रही थी। अक्षर ने प्याली की तरफ देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अक्षर की नजर प्याली के पैर पर गई जिसमें उसने चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। ठंड के दिन शुरू हो चुके थे और प्याली ने कपड़े भी पूरे नहीं पहने हुए थे। ठंड से वो कांप रही थी। अक्षर ने अपनी शर्ट उतारी और प्याली को उठा दी तो प्याली की आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। उसका सर जोरों से दर्द होने लगा था। अक्षर की इमर्ज्ड चेस्ट और उसके वो चौड़े कंधे इस वक्त उसे बहुत ज्यादा हॉट लुक दे रहे थे। अक्षर प्याली पर हल्का सा झुकने लगा। तभी अक्षर का चेहरा दर्द से कांप उठा और प्याली की डर से चीख निकल गई। वो बेहोश होकर नीचे गिरने को हुई। अक्षर ने जल्दी से उसे संभाला और पीछे की तरफ घूमा जहां पर एक लड़का अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ा था और उस चाकू पर अक्षर का खून लगा था। उस लड़के ने अक्षर की पीठ पर ऊपर कंधे की तरफ वो चाकू चलाया था।
अक्षर ने अब अपने गुस्से से जलती हुई नजरों से उसे देखा और एक हाथ में प्याली को पकड़े दूसरे हाथ से उसने उस लड़के की गर्दन को पकड़ लिया तो उस लड़के का हाथ बुरी तरह से कांपने लगा और उसके हाथ से वो चाकू गिर गया। बाकी के 3 लड़के तमाशा देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अक्षर के साथ लड़कर उस लड़के की जान बचा सके। अक्षर यूं ही अपने एक हाथ में प्याली को लिए और दूसरे हाथ में उस आदमी की गर्दन को दबाए उसे पीछे की तरफ धकेलने लगा तो वो आदमी पीछे पेड़ से लग गया। अक्षर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी जान बख्श रहा था, इतना ही काफी था तुम्हारे लिए, लेकिन कुत्तों को घी हजम नहीं होता। अगर तुम खुद मरना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलते हुए उसने जोर से उसकी गर्दन को दबाया तो उस लड़के की आंखें बाहर निकलने लगी। वो लड़का बुरी तरह से कांपने लगा। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो चीख चिल्ला भी नहीं पा रहा था। पीछे खड़े लड़के बस डरते हुए उसे देख रहे थे। अक्षर ने तब तक उस लड़के की गर्दन को नहीं छोड़ा जब तक उस लड़के ने तड़पना बंद नहीं कर दिया। प्याली बेहोशी में उसके सीने पर अपना सर रखकर उसकी बाहों में झूल रही थी। एक झटके से जब अक्षर ने उस लड़के को छोड़ा तो वो लड़का लुढ़क कर नीचे गिर गया, लेकिन अब वो ना ही तड़प रहा था और ना ही कभी तड़प सकता था। उसकी खुली आंखें खुली होकर भी कुछ देख नहीं सकती थी। उस लड़के को छोड़ने के बाद अक्षर ने प्याली को अपनी गोद में अच्छे से उठाया और वहां से अपनी गाड़ी की तरफ लेकर आ गया। वो लड़के बस प्याली और अक्षर को वहां से जाते हुए देखते रह गए। अक्षर ने अच्छे से बैक सीट पर प्याली को बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी फार्म हाउस की तरफ उड़ा दी। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उसने एक बार फिर से प्याली को अपनी गोद में उठाया। सविता जी जो गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर दरवाजे तक आ गई थीं, वो अक्षर को देखकर हैरान थी, क्योंकि अक्षर ने जिस तरह से प्याली को अपनी गोद में उठाया हुआ था वो उनके लिए किसी शौक से कम नहीं था। आज तक अक्षर किसी को अपने आस पास भी नहीं आने देता था, ना किसी को खुद को छूने देता था और ना ही कभी किसी को ऐसे टच करता था। अक्षर प्याली को लेकर उसके रूम में आया और उसे बेड पर लेटाकर पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करने लगा। सविता जी बस हैरानी से अक्षर को देखते रही। अक्षर उन्हें देखते हुए बोला, डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट किया था इसका? सविता जी अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। अक्षर के चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने प्याली का चेकअप करना शुरू किया। इसी डॉक्टर ने प्याली का पहले भी ट्रीटमेंट किया था। तब वो चाहते थे कि अक्षर कम से कम उनकी बात तो सुने, लेकिन अक्षर तो उनकी बात भी नहीं सुन रहा था। पर अब प्याली का ट्रीटमेंट करते हुए अक्षर बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। ट्रीटमेंट करने के बाद वो अक्षर की तरफ देखते हुए बोले, फिलहाल तो ये कमज़ोरी और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है मिस्टर शेखावत, पर उनकी जो बाकी मेडिकल हिस्ट्री है वो काफ़ी सीरियस है। आई थिंक आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अक्षर हैरानी से बोला, क्या क्या प्रॉब्लम है इस लड़की को? डॉक्टर उसे देखते हुए बोले। अक्षर के सवाल पर डॉक्टर ने पहले तो एक गहरी सांस ली, फिर उन्होंने एक नज़र प्याली की तरफ देखा जो फिलहाल बेहोश थी, और फिर अक्षर की तरफ देखते हुए बोले, उनके साथ रेप हुआ है। एक बार नहीं, बार बार हुआ है। पिछले करीबन 1 साल से उनके साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाए गए हैं, और एक इंसान ने नहीं, शायद 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा। और रेप के अलावा उसके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुआ है। उनके शरीर पर बहुत सारी चोटें। अभी वो बोल ही रहे थे कि अक्षर ज़ोर से बोला, चुप, बिल्कुल चुप, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं आपको। उसका रिएक्शन देखकर डॉक्टर हैरान थे, लेकिन अब अक्षर के चुप कहने पर उन्हें चुप होना ही पड़ा। पर एक डॉक्टर का फ़र्ज निभाते हुए शायद कुछ बातें बताना उनके लिए भी ज़रूरी था। वो एक बार फिर से गहरी सांस लेकर बोले, मैं चुप हो जाऊंगा मिस्टर अक्षर,
लेकिन एक आखिरी बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। इनके साथ जो कुछ हुआ है, अब उसके बाद ये कभी माँ। डॉक्टर की बात पूरी होती उससे पहले ही अक्षर गुस्से से बोला, आपको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने आपको कहा ना, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। मैंने आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। इस लड़की के साथ जो भी हुआ है मुझे हमदर्दी है, लेकिन इसके अलावा मुझे वो सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बस इसका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर किसी और डॉक्टर की ज़रूरत है तो बताइए। अगर हॉस्पिटल लेकर जाना है तो भी बताइए। बस आप इसे ठीक कर दीजिए। अब ये लड़की पूरी तरह से ठीक होकर ही यहाँ से जाएगी। बोलकर अक्षर तुरंत वहाँ से चला गया। सविता जी बस उसे जाते देखती रह गई। अभी कुछ देर पहले जब उन्होंने प्याली को अक्षर की गोद में देखा था तो उन्हें ऐसा लगा जैसे अक्षर को प्याली की न जाने कितनी ही फिक्र हो। लेकिन अब एक बार फिर से अक्षर की बेरुखी देखकर उन्हें प्याली के लिए बुरा लग रहा था। वो तो प्याली के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अगर उन्हें कुछ पता होता तो वो खुद प्याली की मदद करती, लेकिन फिलहाल प्याली के बारे में न अक्षर जानता था और ना ही सविता जी। अक्षर के जाने के बाद डॉक्टर ने एक बार फिर से प्याली की तरफ देखा। हालांकि उन्होंने इसका ट्रीटमेंट तो पहले ही कर दिया था, लेकिन कुछ घाव वक्त के साथ भरने वाले थे। हाँ, लेकिन उन घावों को वक्त के साथ साथ प्यार भी चाहिए था, जो फिलहाल प्याली के पास तो नहीं था। अक्षर अपने कमरे में आया और मिरर के सामने आकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। शर्ट उतार कर वो हल्का सा घूमा तो अब उसकी पीठ मिरर के सामने थी। वहां पर चाकू से हुआ घाव देखकर भी उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, जैसे उसे दर्द भी ना हो रहा हो। वो वॉशरूम में गया और जाकर बाथ टब में लेट गया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर फार्म हाउस। अरनाथ तेज कदमों से फार्म हाउस के अंदर आया। सर्वेंट ने जब उसे फोन करके फार्म हाउस के हालातों के बारे में बताया तो वो तुरंत ही फार्म हाउस आ गया था। जैसे ही वो अंदर आया उसकी आंखें बड़ी हो गईं और चेहरा गुस्से से कांपने लगा। फार्म हाउस की हर एक चीज बुरी तरह से बिखरी हुई थी। फर्नीचर से लेकर महंगे और एंटीक पीस इधर उधर फेंके हुए थे और खाने पीने का सामान भी बुरी तरह से नीचे पैरों में गिरा हुआ था। वो सब देखते हुए अरनाथ गुस्से से चिल्लाया, What the hell is this? अरनाथ की आवाज सुनकर मीठी बाहर आई और चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए अरनाथ की तरफ देखने लगी। उसके दोनों हाथ दरवाजे पर थे और वो खुद दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। अरनाथ उसे इस तरह से देखकर समझ चुका था कि ये सब मीठी ने उसे परेशान करने के लिए ही किया है। मीठी उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो तुम? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम मुझे कोठे से यहाँ पर लेकर आए, लेकिन अभी तक तुम मेरे वैसे करीब नहीं आए जैसे तुम्हें आना चाहिए था। मुझे तो लगा तुम मुझे इतना पसंद कर बैठे कि मेरे साथ अपनी हर रात हसीन करना चाहोगे, लेकिन यहाँ तो कल की रात तुमने बिल्कुल वेस्ट कर दी। उम्मीद है आज की रात तुम वेस्ट नहीं करना चाहोगे। बोलते हुए वो अरनाथ के बिल्कुल करीब आ गई थी और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बड़े ही सेडक्टिव वे में उसके सीने को सहलाने लगी थी। अरनाथ उसकी हर हरकत को समझ रहा था। वहीं उसके चेहरे की एक्सप्रेशन मीठी बड़े गौर से नोटिस कर रही थी। बस उसे इंतजार था अरनाथ के फटने का। वो गुस्सा करे और फिर गुस्से में आकर उसे वापस कोठी में छोड़ आए, लेकिन अरनाथ ने बड़े ही अंदाज से उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने सीने से लगा लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम हमारी हर एक रात को हसीन बनाना चाहते हो तो भला मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी। मैं तो चाहूंगा कि हमारी हर रात प्यार भरी हो। मैं तो खुद तुम्हारे करीब आने के लिए बेताब हूं। तुम ही हो जो मुझसे लड़े जा रही थी। मीठी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो तुरंत अरनाथ से दूर होने को हुई, लेकिन अरनाथ ने अब उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। मीठी ने उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की और बोली, दूर हटो मुझसे। अरनाथ व्यंग्य से बोला, अब क्या हुआ स्वीट? अभी तक तो तुम मुझसे शिकायत कर रही थी
कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा और अब तुम मुझसे खुद ही दूर जाना चाहती हो। ये तो गलत बात है ना स्वीट। लेट्स डू सम लव। मीठी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी और दूर हटो मुझसे। मुझे तुम्हारे करीब आने का कोई शौक नहीं। अरनाथ बोला, क्यों? अब तक तो बड़ी बेताब थी तुम, और वैसे भी तुम्हें मेरे करीब आने में प्रॉब्लम ही क्या है? उस दिन भी तो मेरे करीब आई ही थी। उस दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। मीठी भी तिरछा मुस्कुराई और बोली, उस दिन मैं जबरदस्ती तुम्हारे पास नहीं आई थी, गलती से आई थी, और किस लिए आई थी वो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मुझ जैसी वैश्या का काम है तुम जैसे की जरूरत पूरी करना। बस उस दिन गलत इंसान के पास चली गई। उसकी ये बात अरनाथ को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। वो गुस्से से बोला, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती क्या? तुम जानती हो तुम क्या काम करती हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। बार बार अपने नाम के साथ वो शब्द लगाना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? तुम जानती भी हो जो काम तुम कर रही हो कितना गलत है। कैसे तुम किसी ऐसे इंसान के करीब जा सकती हो जिसे तुम प्यार तक नहीं करती? कैसे तुम अपने लिए वो शब्द इस्तेमाल कर सकती हो जो इतना घिनौना और इतना घटिया है? कैसे चंद पैसों के लिए तुम खुद को किसी के हवाले कर सकती हो? अभी वो बोल ही रहा था कि मीठी उसकी बात काट कर बोली, क्या हुआ? बार बार वो शब्द क्या बोल रहे हो? बोला नहीं जा रहा क्या तुमसे? अगर तुमसे नहीं बोला जा रहा तो मैं बोल देती हूं। वैश्या हूं मैं, वैश्या, जिसका काम जिस्मों की जरूरत पूरा करना है, और मुझे मेरे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जिस्म मेरा, मैं बेचूं चाहे आग लगाऊं, इससे तुम्हें क्या? मैं जो हूं जैसी हूं ठीक हूं। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं जो तुम मुझे कुछ भी सुनाओ। मीठी की बातें सुनते हुए अरनाथ का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगा। उसने अपना दूसरा हाथ मीठी के बालों के पीछे रखा और कसकर उन्हें मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं? तो एक बात कान खोल कर सुन लो स्वीट, कि अब अगर तुम पर किसी का हक है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरनाथ ठाकुर का है। क्या कहा तुमने? कि तुम अपने जिस्म को चाहे बेचो या फिर आग लगाओ, इससे मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो इसका जवाब भी है। सुनो, तुम्हारी उस मनसाबाई को करोड़ों की कीमत दी है मैंने। वो तुम अपनी लगाओ या अपने जिस्म की, आई डोंट केयर। लेकिन तुम पर अब मैं किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी का हाथ लगाना तो दूर की बात है। बोलकर अरनाथ ने एक झटके में उसे छोड़ा और अंदर की तरफ जाने लगा। मीठी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, लेकिन वैश्या कभी एक इंसान की नहीं हो सकती। हर रात बिस्तर की चादर भी बदलती है, और बिस्तर पर सोने वाला हम बिस्तर भी। उसकी बात सुनते हुए अब गुस्से से अरनाथ की मुट्ठियां कस रही थी। उसका चेहरा बेहद लाल हो चुका था। उसने पलटकर मीठी की तरफ देखा। कुछ ही दूरी पर सभी सर्वेंट भी खड़े थे। सभी सर्वेंट ने भी मीठी की बातें सुनी। अरनाथ ने जब गुस्से भरी नजर सभी सर्वेंट पर डाली तो तुरंत सभी सर्वेंट वहां से चले गए। अरनाथ गुस्से से कांपता हुआ वापस मीठी के पास आया और बोला, अरनाथ ठाकुर जिस्मों पर पहना जाने वाला कपड़ा नहीं जिसे तुम उतार कर फेंक दोगी और उसके बाद कोई और पहन लोगी। अरनाथ ठाकुर अपना कब्जा सिर्फ जिस्म पर नहीं, रूह पर भी करना जानता है। प्यार मोहब्बत जैसी गलतफहमी में मत रहना, लेकिन अब किसी और का होने दूंगा ये गलतफहमी भी मत रखना। बोलकर अरनाथ अब तुरंत अपने कमरे में चला गया। मीठी बस उसे जाते देखती रह गई। ठाकुर मेंशन जन्नत का कमरा। बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई जन्नत बेहिसाब रोए जा रही थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखें अपने तकिए पर रखी हुई फोटो पर थी जो कि आहान की थी। वो उस फोटो की तरफ देखते हुए रो कर बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आहान।
आप सिर्फ मेरे हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते। अमानत दी तो आपकी दोस्त है ना, और आप भी उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन आप उससे प्यार नहीं करते। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो आपको भी मुझी से शादी करनी होगी। मैं आपको किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। बोलते हुए उसकी सांसें अटक रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने जल्दी से उस फोटो को तकिए के नीचे किया और अपनी आंखें साफ करने लगी। जब से उसने अहान और अमानत की शादी के बारे में सुना था, एक पल के लिए भी उसके आंसू नहीं रुके थे, इसलिए उसकी आंखें बेहद लाल थी। अपने आंसुओं को साफ कर उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मन्नत थी। मन्नत को देखते ही उसने अपना चेहरा झुका लिया और अपनी आंखों को छुपाने लगी, क्योंकि अगर मन्नत उसकी आंखों में देखती तो एक पल में पता लगा लेगी कि वो रो रही थी। मन्नत खाने की ट्रॉली अंदर लाई और बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम नीचे हॉल में आओ और खाना खाओ। जब तुम नहीं आई तो मैं खाना ऊपर ही ले आई। बोलते हुए वो उस खाने की ट्रे को लेकर टेबल के पास आ गई। जन्नत अपनी नजरें चुराते हुए बोली, पर मम्मा मुझे मुझे भूख नहीं लगी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। उसकी आवाज़ सुनकर मन्नत के हाथ जो खाना टेबल पर लगा रहे थे एकदम से रुक गए और उसने चेहरा घुमाकर जन्नत की तरफ देखा। वो तुरंत उसके पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाते हुए बोली, तुम रो क्यों रही हो जन्नत बेटा? क्या क्या हुआ, बताओ मुझे, क्यों रो रही हो तुम? जन्नत एकदम से उसके गले लग गई और बोली, पता नहीं मम्मा, बस मुझे रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है। मन्नत ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रखे और उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, लेकिन रोना क्यों आ रहा है बच्चे? मुझे बताओ तो सही ना, आखिर बात क्या है? क्यों इस तरह से रो रही हो? किसी ने कहा कुछ? कॉलेज में किसी से लड़ाई हुई? पापा ने कुछ कहा? जन्नत ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा मम्मा, लेकिन फिर भी रोना आ रहा है। मन्नत ने कुछ सोचते हुए उसे खुद से अलग किया और बोली, कहीं तुम इसलिए तो नहीं रो रही कि अमानत की शादी हो रही है? जन्नत ने इस बार कुछ भी नहीं कहा तो मन्नत को यकीन हो गया कि वो इसलिए रो रही है कि अमानत की शादी हो रही है। वो थोड़ा सा हंसी और बोली, लेकिन इसमें रोने की क्या बात है जन्नत बेटा? तुम्हारी अमानत दी की शादी हो रही है, ये तो अच्छी बात है ना। अगर तुम ये सोच रही हो कि शादी के बाद तुम्हारी अमानत दी एक बार फिर से तुमसे दूर चली जाएगी तो तुम गलत हो बच्चे। वो दूर नहीं जाएगी। उसकी शादी अहान से हो रही है और शेखावत मेंशन कहाँ इतना दूर है, बस 10 मिनट का रास्ता। तुम जब चाहो तब उनसे मिल सकती हो। अहान का नाम एक बार फिर से अमानत के साथ सुनकर जन्नत को अपने दिल में कुछ तड़पता हुआ महसूस हुआ। उसके दिल में बहुत दर्द उठ रहा था। वो बेड की तरफ घूम गई और बोली, मैं जानती हूँ मम्मा, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। जब मन होगा तब मैं आपको बता दूंगी। मन्नत हैरान थी। अमानत की शादी हो रही है ये बात सुनकर जन्नत उदास होती तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो वो लगातार रोए जा रही थी। वो एक बार फिर से जन्नत के पास आई और बोली, कोई और बात है क्या बच्चे? अगर कोई बात है तो बताओ ना। जन्नत चिढ़कर बोली, मैंने कहा ना मम्मा, कोई बात नहीं है, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं ठीक हूँ, बस अमानत दी की शादी के बारे में सोचकर रोना आ गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब जाओ, खाना यहीं पर रख दो, मैं खा लूंगी। बोलकर वो बिस्तर पर लेट गई और ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। मन्नत एक बार फिर से उसके पास आई और बोली, लेकिन बच्चे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तुम कॉलेज में भी कुछ खाती नहीं हो। जन्नत अब गुस्से से बोली, मैंने कहा ना मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस नींद आ रही है, अब जाओ यहाँ से। बोलकर उसने करवट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मन्नत बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। आज तक कभी जन्नत ने इस तरह से बिहेव नहीं किया था। कुछ सोचते हुए मन्नत रूम से बाहर चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर गई।
मन्नत के जाते ही जन्नत एक बार फिर से फफक कर रो पड़ी। उसने तुरंत तकिए के नीचे रखी हुई अहान की फोटो को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसके आंसुओं से तकिया भी भीगने लगा था। शेखावत मेंशन। तक्षक और जश्न दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अति भी उनके साथ ही थी और आरजू सर्वेंट की हेल्प से डिनर टेबल पर लगा रही थी। तक्षक आरजू की तरफ देखते हुए बोला, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि अहान अमानत को एक वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता है। वो सिर्फ अमानत को अपनी दोस्त मानता है। तुम्हें यह शादी फिक्स करने से पहले अहान से बात कर लेनी चाहिए थी। तक्षक की बात सुनकर जशन भी बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अहान इस शादी से खुश रह पाएगा। उन दोनों की बात सुनकर अति और आरजू दोनों ही अपनी अपनी सोच में गुम थी। उनके सामने ही अहान का चेहरा घूम रहा था और उसकी बातें भी उनके दिमाग में चल रही थी। जब वो ड्रिंक करके घर आता है तो जिस तरह की वो बातें करता था, वो सब सोचते हुए उन दोनों को भी थोड़ा शक हो रहा था। तभी दरवाजे से अहान अंदर आया।